हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट एजुकेशन हब। आज की क्लास में हम आपको टेंस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2 लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1 जो थी एक्सरसाइज फर्स्ट, वो हमने ऑलरेडी डाल दी है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2 में हम 30 क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स बताएंगे और आंसर्स की वजह बताएंगे कि वो आंसर क्यों आना चाहिए। आप भी चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर मेरे आंसर बताने से पहले क्वेश्चंस पढ़कर, आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस पढ़कर आप एक रफ पेज में उनका आंसर्स लिख सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद जब आप लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे तो आप आपके आंसर से मेरे आंसर्स को मैच करा सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आपके गलत हैं। ठीक है, यानी कि ये टॉपिक आपका कितना क्लियर है, कितना नहीं है। और क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस करेक्टली आपके होने चाहिए। अगर आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी इस टेंथ टॉपिक की, तो आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको टिक लगाना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई इफोर्ट्स ब्लैंक सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में 2 क्लोजेस दी गई हैं। तो पहली जो क्लोज है वो इफ़ क्लोज है, यानी कि इफ़ से जो स्टार्ट होती है वो इफ़ क्लोज है, और दूसरी वाली यहाँ पे ये देन के बाद वाली जो क्लोज है वो मेन क्लोज है। तो इफ़ क्लोज यहाँ पे कंप्लीट दे दी गई है। इफ़ क्लोज का टेंस कौन सा है? इफ़ यू डू वेल, डू जो है यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में ली गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में मैन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब डू मैन वर्ब का काम करेगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि ये क्लोज किस टेंस की हो जाएगी? प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि इफ क्लोज प्रेजेंट के इंडेफिनिट की है तो उसके साथ वाली मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज आपके किस टेंस में होनी चाहिए? फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए, विल बी। वुड फ्यूचर के इंडेफिनिट में नहीं होता, ये भी नहीं होता, हैव बीन भी नहीं होता। तो क्वेश्चन 1 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी ब्लैंक डे बाई डे। अब आपको यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डे बाई डे है ये प्रोग्रेस को दर्शाता है। प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव जो एक्शन होते हैं, एक्शन इन प्रोग्रेस, किसी भी कार्य में कार्य का जारी रहना या कार्य में प्रोग्रेस होना, ये दर्शाता है डे बाय डे। लेकिन डे बाय डे से लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस दर्शाई जाती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जो प्रेजेंट में प्रोग्रेस दर्शाई जाती है, ठीक है ना, वर्तमान में कार्य का जारी रहना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो दर्शाया जाता है, तो वो प्रोग्रेस 2 तरह की हो सकती है। एक तो शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे समय की प्रोग्रेस जिसको हम देख सकते हैं, एक लंबे समय की प्रोग्रेस जो जनरली हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देती, उसके इफेक्ट इम्पैक्ट जो होते हैं वो हमें लंबे समय बाद पता चलता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, नेहा खाना बना रही है। ये सारे शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस है जो आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस जो होती है लंबे समय तक जो कार्य जारी रहता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो डे बाय डे यहाँ वर्तमान में जारी प्रोग्रेस तो दर्शा रहा है, लेकिन ये लंबे समय वाली प्रोग्रेस है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप, वैश्विक ताप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। समुद्रों का जल है, समुद्री जल स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हिमालय की बर्फ जो है दिन पर दिन पिघलती जा रही है। भूमि का जल स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। तो ये लंबे समय की प्रोग्रेस है भाई। ऐसा थोड़ी कि अभी 12 बजे जो था, जो ज़मीन का ग्राउंड लेवल वाटर जो था, जमीन भूमि का जल स्तर था वो इतना था और 1 मिनट बाद इतना हो गया, 2 मिनट बाद इतना हो गया, नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है सारे के सारे। ठीक है ना, तो डे बाय डे से प्रोग्रेस तो दर्शाई जाती है बट वो लॉन्ग टर्म, और प्रोग्रेस जो है वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में दर्शाई जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे जो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की होना चाहिए। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होना चाहिए। तो इज एम आर किस में है? सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इज,
क्योंकि द अपीयरेंस ऑफ द सिटी ये सिंगुलर है इसलिए इज आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज इंक्रीजिंग, इज चेंजिंग डे बाय डे, ठीक है ना, इज चेंजिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेकिंग पाइज एंड केक्स मिस्टर रेडीज स्पेशलिटी, ठीक है। अब यहाँ ये देखना है कि वर्ब पहले लगा के उसके बाद दो नाउन को एंड से जोड़ दिया, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। जनरली ये सेंटेंस होना चाहिए था मिस्टर रेडीज स्पेशलिटी इज मेकिंग पाइज एंड केक्स, लेकिन यहाँ मेकिंग पाइज एंड केक्स को पहले दे दिया, ठीक है। मिस्टर रेडीज अपोस्ट्रोफी एस मतलब काके की, मिस्टर रेडी की जो स्पेशलिटी है, खासियत है या विशेषता है वो क्या है, मेकिंग पाइज एंड केक्स, पाइज और केक्स बनाना। तो यानी कि मिस्टर रेडी के सब्जेक्ट जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए इज, तो ठीक है ना। तो पाइज और केक्स बनाना उसकी खासियत है, तो यहाँ पे वर्ब आपकी होनी चाहिए इज, ठीक है, मिस्टर रेडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे आ जाएगा इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी टू सी हिम, ठीक है, लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी टू सी हिम। अब देखिए वैन से पहले वाली क्लोज किस में है, वॉज वर आ रहा है, मैन वर्ब का काम कर रहा है वॉज, तो यानी कि ये पास्ट के इंडेफिनिट में है। तो हमें इतना पता लग गया कि वैन के एक साथ वाली क्लोज पास्ट में है, तो डेफिनेटली दूसरी वाली क्लोज भी पास्ट में होगी। अब वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगी या कॉन्टिन्यूस में होगी ये देखते हैं। ये तो हमें पता लग गया पास्ट में ही होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, हैज़ गोन पास्ट का है क्या, नहीं है। गोन पास्ट का है कि नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती। गो पास्ट का है क्या, नहीं है, क्योंकि पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वेंट पास्ट का है क्या, हाँ, ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वेंट आएगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वेंट हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दे जनरली फुटबॉल मैच विद अस ऑन संडे, ठीक है। जनरली कीवर्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। दे सब्जेक्ट है तो दे सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ ऑप्शन ए में है, प्ले में, ठीक है। प्लेड और हैव प्लेड ये गलत है, विल प्ले ये भी गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दे जनरली प्ले फुटबॉल मैच विद अस ऑन संडे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्लैंक यू ब्लैंक इन दिस फैक्ट्री नाउ ए डेज, नाउ ए डेज आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक्शन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में, और जनरली नाउ ए डेज जो प्रोग्रेसिव एक्शन को दर्शाता है। तो प्रेजेंट में अगर प्रोग्रेसिव एक्शन को दर्शाया जाए तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस से दर्शाया जाता है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यू सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, आर आनी चाहिए। किस ऑप्शन में आर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आर है, ठीक है, आर प्लस आई एन जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आर यू वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव एक्शन को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे आर वर्किंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई ब्लैंक क्रिकेट मैचेस व्हेन आई वाज स्टूडेंट, वैन के साथ जो दूसरी क्लोज है वॉज मैन वर्ब के रूप में ले ली गई, वैन के साथ दूसरी क्लोज है, ये पास्ट के इंडेफिनिट में है, ठीक है, वॉज यहाँ मैन वर्ब का काम कर रहा है, तो पास्ट के इंडेफिनिट में है, तो जाहिर सी बात है वैन से पहले वाली क्लोज भी पास्ट में ही होनी चाहिए, तो पहले वाली क्लोज भी पास्ट में होगी। अब पास्ट के इंडेफिनिट में होगी या कॉन्टिन्यूस में वो देखते हैं। पास्ट का कॉन्टिन्यूस का तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, पास्ट का कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन वो तो है ही नहीं। अब होगा पास्ट में ही, तो पास्ट में क्या हो सकता है, यानी कि जनरली ये जो सेंटेंस है किस अर्थ में यूज किया गया है, पास्ट की हैबिट को, और पास्ट की हैबिट को मैंने आपको बता दिया, पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए 3 तरीके हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी पास्ट की हैबिट दर्शा सकते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी पास्ट की हैबिट दर्शा सकते हैं, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी पास्ट हैबिट दर्शा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे पास्ट का ही आएगा, तो विल बी प्लेइंग पास्ट का नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो हट ही जाता है, ये तो ऑप्शन बचता ही नहीं है। पास्ट का इंडेफिनिट आएगा क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है, तो वॉज प्लेइंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, वुड प्ले और यूज प्ले। मैंने आपको बताया था वुड प्ले भी पास्ट की हैबिट को दर्शाता है और यूज्ड टू प्ले, लेकिन यहाँ पे यूज है ये गलत है, यूज्ड टू होगा तो ही ये सही माना जाएगा। यूज टू कभी भी सही नहीं होता, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी ही एकमात्र ऑप्शन है जो सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पास्ट की हैबिट दर्शाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डेट ऑफ द फंक्शन ब्लैंक नॉट बीन डिसाइडेड येट
सिंपल है, येट है यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट है, इतना तो क्लियर होता है। येट, एज येट, ये प्रेजेंट के परफेक्ट के कीवर्ड हैं। तो प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब यहाँ पे हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि बीन लग रहा है, तो यानी कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। जब हम प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन, हेल्पिंग, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? द डेट ऑफ द फंक्शन, द डेट जो है सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी में हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी हो जाएगा ऑप्शन बी। हैज़ के साथ यहाँ बीन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं बार बार आपको बताता हूँ कि दैट अगर कंजंक्शन है, दैट से पहले अगर पास्ट का इंडेफिनेट, तो पास्ट का इंडेफिनेट है टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दैट के बाद भी डेफिनेटली पास्ट आएगा, ठीक है। तो दैट के बाद भी डेफिनेटली पास्ट आना चाहिए। लेकिन मैंने एक शर्त भी बताई थी, अगर दैट से पहले जो क्लोज है उसका टेंस पास्ट है तो इसके बाद पास्ट ही आना चाहिए। लेकिन यदि दैट के बाद वाली क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ, स्टेटमेंट, कोटेशन दर्शाई गई हो तो उसमें जनरली वही टेंस आता है जिस टेंस से ये दर्शाई जाती हैं। यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेटमेंट, कोटेशन, नेचुरल ट्रूथ, फैक्ट, ये किससे दर्शाए जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा इन कंडीशनों में, ठीक है। तो द सन से हमें पता चल रहा है इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में छिपता है, तो यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये क्लोज यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। तो द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस आना चाहिए, इसमें नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग में, प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे जो क्या होना चाहिए आंसर, राइजेज, तो RIS लास्ट का जो है ये गलत है, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइजेज, ऑप्शन डी राइजेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जॉर्ज फेल ऑफ द लैडर व्हाइल ही ब्लैंक द सीलिंग, ठीक है। अब देखिए वाइल से दो क्लोज जुड़ी हुई है। पहले वाली क्लोज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फेल, फाल, फेल, है ना। FALL फाल फर्स्ट फॉर्म होती है, FELL फेल सेकंड फॉर्म होती है। तो यानी कि वाइल से पहले वाला पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनेट, तो वाइल के बाद वाला भी पास्ट में ही आना चाहिए। लेकिन पास्ट में कौन सा आएगा, जनरली सेंटेंस के सेंस से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जॉर्ज, जब पेंट की बात हो रही है, जब वो छत को पेंट कर रहा था तो वो छत को पेंट करते टाइम वो सीढ़ियों से गिर गया। लैडर यानी सीढ़ियाँ, जैसे बांस की सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे पास्ट का प्रोग्रेसिव एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे ही के बाद पास्ट के प्रोग्रेसिव में वाज वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म आनी चाहिए। तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म सिर्फ ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो व्हाइल के साथ एक तरफ पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, एक तरफ पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जॉर्ज फेल ऑफ द लैडर व्हाइल ही वाज पेंटिंग द सीलिंग, जब वो सीलिंग यानी छत, ठीक है, सीलिंग होती है छत जिसमें हम फैन लगाते हैं, ऊपर छत जो हमें नीचे से रूम में नीचे हम बैठे होते हैं हमें दिखाई देती है जिसमें फैन लटका होता है, उसे सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली छत जो हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं उसे रूफ बोलते हैं, टेरेस भी बोलते हैं, रूफ बोलते हैं, ऑलराइट, ROOF, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वाज पेंटिंग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग इन बेड व्हेन आई सडनली ब्लैंक आई स्क्रीम, ठीक है। अब देखिए लास्ट नाइट यानी कि इतना तो हमें पता चल गया पास्ट की बात हो रही है। आई वॉज रीडिंग यानी कि वैन से पहले वाली जो क्लोज है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में है, वाज वर्ब प्लस ING, तो वैन के साथ वाली क्लोज भी पास्ट में ही होगी। अब पास्ट में किस में होगी, वो एक कॉन्टिन्यूस में है तो दूसरी पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, ठीक है। तो यानी कि एम हियरिंग तो पास्ट का है ही नहीं, हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट का नहीं है, ठीक है। अब दो बचते हैं तो पास्ट का इंडेफिनिट सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म आता है, वॉज हियरिंग तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में आता है। पास्ट का कॉन्टिन्यूस तो यहाँ पे ऑलरेडी पहली क्लोज है तो दूसरी क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में होगी यानी कि सेकंड फॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग इन बेड व्हेन आई सडनली हर्ड अ स्क्रीम। क्वेश्चन नंबर 12, वर यू वॉचिंग TV व्हेन आई ब्लैंक यू, ठीक है। देखिए वैन आ गया, वैन से पहले वाली क्लोज वाज वर्ब प्लस ING, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में है तो वैन के बाद वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए। सेम ऊपर वाली कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसा ही दिया गया है, ठीक है ना।
तो एक क्लोज पास्ट के इंडेफिनेट में, एक क्लोज पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट का इंडेफिनेट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो किस में है, फोन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं है, वॉज फोनिंग भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 12वें में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दे नॉर्मली लंच एट 2। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली जो कीवर्ड है प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस, यही तो होता है प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, किस ऑप्शन में है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं, हैव है, हैज़ है, हैड है, हैविंग है। तो हैज़ हैव को यहाँ मैन वर्ब के रूप में लिया गया है, तो आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही नहीं, तो बस हैड पास्ट है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, नॉर्मली से हमें पता चलता है, तो हैव और हैज़ बचा, तो दे के साथ क्या आता है, हैव, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। दे नॉर्मली हैव लंच एट 2। एट 2 क्लोक भी बोल सकते हैं, एट 2 भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है 2 बजे, वो सामान्यतः 2 बजे लंच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक यू ब्लैंक इन पेरिस दिस वीक। दिस वीक किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का, यानी कि यहाँ पे जो आएगा ये, यानी कि सेंटेंस से एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में एक्शन का प्रोग्रेस में रहना दर्शाया गया है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए, तो यू के साथ आर आता है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, और इधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो किस ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, आर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आई प्लेड फुटबॉल एट स्कूल बट नाउ आई स्विमिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, बट से पहले वाली जो क्लोज है वो किस टेंस में, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट में है, लेकिन बट के बाद नाउ दे दिया, नाउ NOW, इसका मतलब नाउ का मतलब अब या अभी, तो यानी कि ये प्रेजेंट को दर्शाता है, तो नाउ के बाद वाली जो क्लोज होगी वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट को दर्शाता है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में होगी डेफिनेटली, तो प्रीफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, विल प्रीफर भी नहीं होगा, वॉज प्रीफरिंग भी नहीं होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीफर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये बात ध्यान रखना कि बट एंड मैंने आपको बताया था दोनों तरफ सेम एक्शन भी दर्शाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बट के बाद नाउ वर्ड दे दिया जो प्रेजेंट को दर्शाता है, तो इसके बाद वाली क्लोज प्रेजेंट में ही होनी चाहिए, और प्रेजेंट का ऑप्शन डी है जो आपका करेक्ट आंसर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आई ब्लैंक नो आइडिया व्हाट द बुक इज अबाउट, कैन यू टेल मी व्हाट इट इज अबाउट। पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट के इंडेफिनेट में दे दिया गया है, व्हाट यहाँ कंजंक्शन है, द बुक के बाद इज मैन वर्ब के रूप में, जब इज मैन वर्ब होता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे लगा दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, फिर व्हाट कंजंक्शन के रूप में, फिर इज मैन वर्ब के रूप में, तो ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट, पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, तो ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट ही होगा। अब प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो हैज हैव हैड को यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मैन वर्ब के रूप में यहाँ लेना है, लेकिन किसको लेंगे हम यहाँ मैन वर्ब के रूप में लेंगे, तो एम हैविंग इंडेफिनेट में आता है क्या प्रेजेंट के में, नहीं आता, हैड आता है क्या, नहीं आता, हैज़ हैव में से दोनों आते हैं। अब सब्जेक्ट देखिए, आई के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, हैव आता है, आई के साथ हैव आता है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई हैव नो आइडिया व्हाट द बुक इज अबाउट, कैन यू टेल मी व्हाट इट इज अबाउट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रोहित ब्लैंक अ डिफिकल्ट टाइम एट द यूनिवर्सिटी दिस ईयर। ठीक है, अब देखिए दिस ईयर आ गया तो सिंपल है, कीवर्ड है, हमें पता चलता है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का कीवर्ड है, यानी कि वर्तमान में कार्य का जारी रहना दर्शाता है, तो यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज आना चाहिए और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, रोहित इज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम एट द यूनिवर्सिटी दिस ईयर। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इज हैविंग, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर ब्लैंक एवरीथिंग अबाउट कार्स बट नथिंग अबाउट बाइसिकल्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो सेंटेंस है इसमें जो ऑप्शन में जो वर्ब है ये नो वर्ब दे दी गई है। ठीक है, तो जनरली एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी, मैंने आपको जब वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वाली लिखवाई थी या और उनके साथ कुछ ऐसी वर्ब्स लिखवाई थी जो जनरली सिंपल फॉर्म में यूज की जाती हैं, उनकी आईएनजी फॉर्म में हम यूज नहीं, आईएनजी फॉर्म उनकी यूज़ नहीं करते।
या तो सिंपल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, या वो थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में यूज होती है। आईएनजी फॉर्म में जनरली वो यूज नहीं होती। वर्ब्स मैंने लिखाई थी, आप क्लासेस वीडियो क्लास आपने देखी होंगी तो उसमें आपको पता होगा। तो नो भी उन्हीं में से एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेंटेंस के सेंस से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अर्थ में यूज किया गया है, प्रेजेंट के सिंपल एक्शन को दर्शा रहा है। मेरा बड़ा भाई एवरीथिंग अबाउट कार्स, कार्स के बारे में सब कुछ जानता है, बट नथिंग अबाउट बाइसिकल्स, लेकिन बाइसिकल्स के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। तो यानी कि अब यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए। तो माई एल्डर ब्रदर जो है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ब्रदर्स होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन एल्डर ब्रदर सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर नोज एवरीथिंग अबाउट कार्स बट नथिंग अबाउट बाइसिकल्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। वी ब्लैंक दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर शुड बी चेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वी ब्लैंक दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर शुड बी चेंज्ड, दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर शुड बी चेंज्ड। तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस, दैट के बाद वाली क्लोज को पैसिव वॉइस में दे दिया गया है, दैट से पहले वाली क्लोज। तो यहाँ वर्ब जो है फील है, तो यानी कि फील भी ऐसी ही वर्ब है जैसे नो वर्ब थी, जो हमने वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस में कुछ ऐसी वर्ब्स लिखी थी जिनकी हम आईएनजी फॉर्म जनरली नहीं बनाते। तो यहाँ पे ये एक्शन, ये सेंटेंस भी इसके अर्थ से भी पता चल रहा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट से है। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस आना चाहिए। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वी फील दैट द कंटेंट्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी फील दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर शुड बी चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 20, द अर्थ ब्लैंक हेयर फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। देखो, अर्थ की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है, यहाँ पर है लाखों करोड़ों साल से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होगा तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपको लगानी है हियर। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होगा तो आपको देखिए, हैज़ बीन हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, विल होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा। हैज़ भी मैन वर्ब है, इज भी मैन वर्ब है। अगर इनके साथ हैज़ और इज के साथ अगर मैन वर्ब नहीं आती तो हैज़ और इज दोनों मैन वर्ब का काम करती हैं। तो दोनों मैन वर्ब है, यानी कि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकती हैं। अब इसमें से कौन सी आएगी? हैज़ का मतलब होता है रखना, करना या होना। हैज़ का मतलब होता है होना, करना या रखना। लेकिन यहाँ पे रखना, होना या करना के अर्थ में ये वर्ब यूज नहीं की जाएगी। यहाँ पे इज वर्ब यूज की जाएगी। इसका मतलब है द अर्थ इज हेयर फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। पृथ्वी यहाँ पर लाखों करोड़ों साल से यहाँ पर है। तो द अर्थ के साथ वर्ब आ जाएगी इज। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वी ब्लैंक द डिशेज दे आर क्लीन नाउ, ठीक है। डिशेज का मतलब होता है बर्तन। सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंस है, दो क्लोज नहीं है, दो सेंटेंस है। क्या कह रहा है सेकंड सेंटेंस? दे आर क्लीन नाउ, यानी कि वे अब साफ हैं। क्या साफ है? बर्तन अब साफ हैं। तो वर्ब है वॉश, यानी धोना। तो बर्तन अब साफ हैं, यानी कि बर्तन गंदे नहीं है, साफ हैं। तो यानी कि बर्तन धो चुके हैं। धो चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि बर्तन जब धो चुके हैं, हम बर्तन, सभी बर्तन धो चुके हैं, तभी तो वो साफ होंगे ना, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट के परफेक्ट सेंटेंस के अर्थ से हमें पता चल रहा है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट के परफेक्ट में, लेकिन वी के साथ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वी हैव वॉश्ड द डिशेज, दे आर क्लीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द क्वीन ब्लैंक इन एन RAF हेलीकॉप्टर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट सिंपल सा है, तो पास्ट का इंडेफिनेट है, कीवर्ड है लास्ट नाइट। पास्ट का इंडेफिनेट में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किस में है वर्ब की सेकंड फॉर्म? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, डायनासोर्स ब्लैंक द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो देखिए, एगो वर्ड आ गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि पास्ट का इंडेफिनेट है, सिंपल है। पास्ट का इंडेफिनेट है ना, पास्ट का इंडेफिनेट का मीन्स क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में है? सिर्फ ऑप्शन सी में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नाउ अ डेज a great many things from plastics nowadays a great many things blank from plastic। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इज मेड, आर मेड, आर बीइंग मेड, वर मेकिंग। तो यानी कि यहाँ पे पैसिव वॉइस चाहिए। नाउ अ डे जो होता है जनरली प्रेजेंट में, और जनरली प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव एक्शन को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अर्थ से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट के एक्शन को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। यानी कि आजकल बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। आजकल बहुत सारी वस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। तो ये जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल एक्शन को दर्शा रहा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है या उसके साथ ऐसे ही है। अब उसका पैसिव वॉइस है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अब इज एम आर में से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। अब इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट देखते हैं, अ ग्रेट मैनी थिंग्स, थिंग्स यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर आएगा। तो यानी कि आर तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो वो किस में है, इज मेड नहीं होगा, आर बीइंग मेड, वर मेकिंग नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो आर बीइंग नहीं होगा, सिर्फ आर होगा। ठीक है, नाउ इट इज अ ग्रेट मैनी थिंग्स आर मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ही ब्लैंक हिज एम्प्लॉयज काइंडली। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल एक्शन को दर्शा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसके अर्थ से पता चल रहा है, ही ब्लैंक हिज एम्प्लॉयज काइंडली। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल एक्शन को दर्शा रहा है, तो ही के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ही ट्रीट्स हिज एम्प्लॉयज काइंडली। ठीक है ना, ट्रीट्स यानी बर्ताव, ट्रीट यानी बर्ताव करना। व्हेन आई होम दे वर ऑल सिटिंग अराउंड अ फायर, व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन के साथ वाली क्लोज इनकम्प्लीट दी गई है, दूसरी वाली जो क्लोज है दे वर, दे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, दे वर ऑल सिटिंग, तो वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक क्लोज पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो दूसरी भी पास्ट में होगी, पास्ट के इंडेफिनिट में होगी। जनरली एक कॉन्टिन्यूस में है तो दूसरी इंडेफिनिट में होगी। तो पास्ट का इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में है, देखिए ये होगा या ये हो, कम तो होगा ही नहीं, एम कमिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा, डिड कम होगा, डिड केम या केम। देखिए डिड अगर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती, जबकि केम सेकंड फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, केम। ठीक है ना, व्हेन आई केम होम दे वर ऑल सिटिंग अराउंड अ फायर। क्वेश्चन नंबर 27, इट इज़ हाई टाइम यू ब्लैंक मी। देखिए मैंने आपको बता दिया था, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। जब मैंने आपको ये टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था उसमें ये चीज़ बताई थी, जब भी सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम दिया गया हो तो डेफिनेटली उसके साथ वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। डेफिनेटली ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और मैंने आपको बताई थी, अगर सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम है और उसके साथ उसके बाद टू दिया गया है, उसके बाद टू दिया गया है, तो डेफिनेटली टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे कोई टू नहीं दिया गया, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे टू नहीं दिया गया, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहाँ पे आंसर होगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इफ़ यू ब्लैंक मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे देखी, कंडीशन सेंटेंस है, दो क्लोज दी गई हैं। एक इफ क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, जो इफ से स्टार्ट हुई है, इफ से स्टार्ट ये हुई है तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी कि इफ क्लोज है। दूसरी वाली आई सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, आपकी मेन क्लोज है। मेन क्लोज में क्या है, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था, अगर मेन क्लोज में यदि मेन क्लोज में वुड शुड कुड में से कोई एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो उसके साथ वाली क्लोज में डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट होगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किस में दी गई है, तो इसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए पास्ट का परफेक्ट। वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रवि ब्लैंक इंग्लिश 2 आवर्स डेली। ठीक है ना। अब देखिए डेली आ गया तो सिंपल है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, डेली प्रेजेंट इंडेफिनेट का कीवर्ड है, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ ऐसे ही ऐसा आएगा। तो रवि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रीड्स। रवि रीड्स इंग्लिश 2 आवर्स डेली। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आई ब्लैंक हर लेटर 2 वीक्स एगो। एगो वर्ड आ गया तो ये भी हमें पता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किस में है वर्ब की सेकंड फॉर्म? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रिसीव्ड। आई रिसीव्ड हर लेटर 2 वीक्स एगो। ठीक है, ओके। आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस हमने किए हैं एक्सरसाइज में। आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस हमने जो किए हैं, आपने अगर किए हैं अलग से एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया था रफ पेज में, तो आप उनको मैच कराइए। 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं और आपके कितने गलत हैं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं। एक दो और एक्सरसाइज हम इस पे टेंस टॉपिक पे करेंगे, फिर उसके बाद हम वॉइस टॉपिक की क्लासेज हम चैनल पे डालेंगे। वॉइस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी भी 4-5 एक्सरसाइज करेंगे, इसमें भी 4-5 करेंगे। 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं इसकी, फर्स्ट ऑलरेडी डाल दी है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज और करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक अपनी चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।